अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कदरे रिलीफ का दिन। सुप्रीम कोर्ट से बानी तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर हो ये कि 9 मई के केसेस के जो 8 केसेस थे उनके अंदर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत दे दी है, बेल दे दी है 1 लाख रुपए के मशल्कों के एवज़। अब से कुछ देर पहले इस फैसले की तहरीरी जो ऑर्डर आया है, शॉर्ट ऑर्डर, वो भी आपके सामने रख देते हैं। अदालत ने करार दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो बेल का फैसला था उसमें केस के मेरिट्स को डिस्कस किया गया। इससे मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसको हम तशवीश की निगाह से देखते हैं। फिर आगे जाके अदालत ने कहा कि ये अदालत समझती है कि केस के मेरिट्स पर रिमार्क्स देने से जो ट्रायल इस वक्त चल रहा है वो मुतासिर हो सकता है, इसलिए अदालत इसमें जाए बगैर मुस्तकिल मिजाजी के उसूल को मद्देनज़र रखते हुए 1 लाख रुपए के ज़मानत के मचलकों पर बेल देती है इमरान खान को। क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी मुख्तलिफ केसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे 9 मई के, उनमें बेल मिल गई। जो मुख्तलिफ 3 जो मुल्ज़िमान थे वो पेश हुए जब अदालत के सामने। आज इसी चीज़ को डिस्कस किया गया समाअत के दौरान, जिसमें अदालत ने साजिश के इल्ज़ाम में बेल देने से मुतल्लिक बार बार प्रोसिक्यूटर से पूछा कि ये केस और इस तरह के जो दीगर मुल्ज़िमान अदालत के सामने आए हैं उसके ऊपर सिर्फ साजिश के इल्ज़ाम में यही अदालत बेल दे चुकी है, ये फैसला दे चुकी है कि वो मुल्ज़िमान को बेल ग्रांट करती है। तो फिर अदालत अपनी नज़ीर के ख़िलाफ़ क्यों जाए, प्रोसिक्यूटर इसके ऊपर दलाइल दें या क्यों जो है ना वो मनसूख करे ज़मानत, इसके ऊपर ज़रा हमें दलाइल दे। फिर ये भी कहा कि ये वाज़ेह है कि केस के मेरिट्स पर किसी फरीक को नहीं सुनेंगे, मेरिट ट्रायल कोर्ट खुद सुनेगा। ये भी पूछा अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कि क्या आपके पास मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कोई सबूत है, जिसके ऊपर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया, जिसका फैसले में जिक्र भी आया है कि 3 गवाहान के बयान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबूत से ये बात इस्टेब्लिश उनके मुताबिक की जा सकती है कि बराह रास्त मुलव्वस हैं इसमें इमरान खान साजिश करने में, और उनका केस जो बाकी केसेस हैं उनसे बड़ा मुख्तलिफ है, जिस को ऑब्वियसली अदालत ने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर बेल दे दी गई। लेकिन ये सिर्फ अदालती फ़ैसला नहीं, अदालती बहस एक तरफ, सियासी इम्प्लिकेशंस इसके जो हैं वो फार ग्रेटर, और इसके ऊपर सियासी बयानात भी आने का सिलसिला जारी है। पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनका बयान आपने मुलाहिजा भी किया। उन्होंने आज के दिन को फ़तह का दिन डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी और सेलिब्रेटरी ख़बर आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा कि जी ये जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट की आज ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, उससे साबित हो गया कि खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं है उनके मुकदमों में, और ये फ़तह है खान साहब के लिए। बल्कि आगे बढ़कर जो सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रेंड्स और हैशटैग्स चल रहे हैं उसमें तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस केस से 9 में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्रूव हो गया, साबित हो गया। लेकिन हुकूमत ने भी इसके ऊपर अपने राय का इजहार किया। अब से कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात अता तारड़ आए, उन्होंने कहा कि उनको समझ नहीं आती कि किस तरह से एक बेल के टेक्निकलिटीज़ के ऊपर दिए गए फैसले के ऊपर ये कहा जा रहा है, वो भी वकला की जानिब से, कि इमरान खान सुरखरू हो गए और फतह कैसे मनाई जा रही है। उन्होंने कहा जी जूम पर मीटिंग हुई, सबके सामने है, रोज़े रोशन की तरह आया है कि खान साहब ने 9 में प्लान किया। बहरहाल पूरे का पूरा क्रक्स उनकी ये कि बेल और बरियत में फ़र्क पता ही नहीं है खान साहब की पार्टी को, उनको समझ नहीं आई क्यों कर रहे हैं। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ग्रेटर सवाल ये रखते हैं कि जी किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन ज़रा एक्सप्लोर करेंगे हम पूरा का पूरा सिनेरियो कि इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत और पूरा का पूरा जो एक बयानिया है उसके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन करिए रीमा उमर साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब, महमद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी सर, हम कई दफ़ा इसके ऊपर वैसे बात भी कर चुके हैं कि बेल, और अदालत ने भी आज लिखा बड़ी क्लियरली कि बेल के फैसलों में मेरिट्स डिस्कस उस तरह से नहीं होते, और आज तो अदालत ने बिल्कुल ही नहीं किए। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस बात पर इसरार कर रही है कि ये फ़ैसला खान साहब के लिए एक विक्ट्री है, और ये भी कह रही है कि आज ये साबित हो गया कि खान साहब के मुद्दे में कुछ नहीं है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था May 9th? मैडम शेख, ना तो 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ना ही 9 मई ऐसा था जैसे ये मुकदमे चले हैं, जैसे ये ट्रायल चले हैं और जैसे गवाह सामने आए हैं कि कोई इमरान खान के टेबल के नीचे बैठा हुआ था, कोई ज़मान पार्क के उस कमरे के जहाँ इमरान खान बैठे हुए थे वहाँ सोफ़े के पीछे छुपा हुआ था।
और फिर शिबली फराज, जरताज गुल और उमर अयूब को फैसलाबाद से सज़ाएं मिलना ना, ये ऐसे में तवक्को की जा रही थी। और फिर कई बार बात कर चुके हैं कि 9 मई के वो लोग जो फुटेजेस में भी साबित थे, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और निकल गए, और उनका भी उनसे भी किसी ने कुछ ना पूछा। और जिस तरह थोक के हिसाब से सज़ाएं दी गई, ये एक अजीब व गरीब बात है। और जिस तरह ये तासुर उभरा कि 9 मई को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी सब के सामने है। याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस अज़हर रिजवी साहब और जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब, 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। बेंच तब्दीली हुई और 5वीं समात पर रिलीफ मिला। मेरिट पर बात होती तो मुझे लगता था कि केस ने उड़ जाना था, जिस तरह की प्रोसिक्यूशन थी और जिस तरह केस को आगे लाया गया था। और सुना जा रहा है कि चीफ जस्टिस ने आर्डर के लिए फरीकैन को चैम्बर में बुलाया। और फिर इन 5 समातों में ये भी बड़ी अहम बात थी कि गवाहों के मुताबिक अगर 7 मई को साजिश का इल्म हो गया था तो पेशगी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये 9 मई के 8 मुकदमात, इमरान खान को इन केसों में सेशन कोर्ट में ही ज़मानत मिल जानी चाहिए थी, लाहौर हाई कोर्ट में ही ज़मानतें हो जानी चाहिए थी। कहने का मकसद कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक तो ज़मानत मुल्ज़म का बुनियादी हक, और 27 महीने गालिबन हो गए हैं इसको। और जब इन्हीं केसों में, जैसे आज चीफ जस्टिस ने 2 सवाल पूछे दोनों फरीकैन से कि क्या ज़मानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है, क्या माजी में साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को ज़मानत दी थी, तो क्या ये तसलसल जो है, इस तसलसल का असूल इस केस पर भी अप्लाई हो सकता है? कोई जवाब नहीं मिला प्रोसिक्यूशन की तरफ से। और जब इन्हीं केसों में सेनेटर एजाज चौधरी समेत कई मुल्ज़मान की ज़मानतें हो गई थी, तो इमरान खान की क्यों नहीं? जब मुल्ज़म पहले ही जेल में था और अदालत ने पूछा कि 2 महीने में आपने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की, और तो अभी क्या चाहिए आपको, तो जब वो पहले ही जेल में था तो ख़तरा किस बात का था, ज़मानत क्यों ना दी गई? और इन 8 मुकदमों में से बैरिस्टर सलमान सफदर बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट को कि इन 8 मुकदमात में से 5 मुकदमात में इमरान खान नामजदी नहीं थे, और 27 माह बाद अभी तक मुकदमों का चालान भी नहीं पेश किया गया। कभी सरकारी वकील ना आया, कभी केस के कागजात पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, कभी सरकारी वकील को फूड पॉइजनिंग हो गई, और नीचे से ऊपर तक तारीख पे तारीख। और फिर 2 सालों से ज़मानतों की दरख्वास्तें ये अदालतों में धक्के खाती रही। आखिरी जुमले मैडम शेख, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान है और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुर्गी चोर को तो ज़मानत मिल जाती है, मगर एवन फील्ड में मुर्गी चोर को ज़मानत नहीं मिलती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मगर एवन फील्ड में सारे नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, कैप्टन सफदर को वही लोग ज़मानत दे देते हैं। यहाँ 1000 के धनिया चोर का केस सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे ज़मानत देती है। गालबन मैडम शेख, अब जो इसका सियासी आप कह रही थी, तो गालबन जहाँ तक मेरा ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला अदालती रिलीफ है इमरान खान को, तो डेफिनेटली मोरल बूस्टिंग है फैसला पीटीआई के लिए। और गो के 190 मिलियन पाउंड केस अभी बाकी है, इमरान खान जेल में ही हैं। 200 के करीब मुकदमे भी हैं इमरान खान पर, कई केसों में उनकी सज़ाएँ भी मुतवक्को हैं। लेकिन अगर ये 190 मिलियन पाउंड भी वक्त पे लग जाता तो उसमें भी ज़मानत हो जानी थी। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ सियासी तौर पर बड़ा रिलीफ है पीटीआई के लिए, और दूसरी तरफ अभी बहुत सारे मरहले बाकी हैं पीटीआई के लिए, और अभी हुकूमत या पीटीआई कोई हतमी तौर पर किसी चीज़ का दावा नहीं कर सकती, अभी लंबा सफ़र है। सर, जब जनरल सेक्रेटरी पीटीआई आते हैं और इतनी इसको फतह और जश्न और डिक्लेयर करते हैं कि तो साबित हो गया पूरा का पूरा, तो क्या वो महज सियासी बयानिया है? मैडम शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से लेकर नीचे तक सब के सब यही पहले दिन से उनका यही बयानिया है, और उसी को वो दोहरा रहे हैं। जब रिलीफ मिलता है तो वो कहते हैं कि यही हक सच की फतह है, और जब नहीं रिलीफ मिलता तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। और ये दोनों तरफ से हो रहा है। हुकूमत कोई अदालत अगर इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद कर देती, वो कहती है मेरिट पे हुआ है, सज़ाएँ हो जाती हैं तो कहती है मेरिट पे हुआ है, और ना हो तो फिर वो कहती है अभी तो और बड़े मरहले बाकी हैं, अभी भुगते हैं। अच्छा, रीमा उमर साहिबा, हमें ये फैसले से मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा। अभी हमने आज बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स देखे जो कोर्ट की समात से मुतालिक आ रहे थे, और फिर एक और मुअम्मा बेंच की तब्दीली का, उससे मुतालिक कोई वजाहत नहीं आई कि क्यों तब्दील हुआ, क्यों नहीं तब्दील हुआ, ये भी ज़रा हमें समझाइएगा। जी शुक्रिया लीना।
पहले सिर्फ कानून की बात कर लेते हैं। बहुत बार हमने इस शो पे इसको क्लैरिफाई किया है। पाकिस्तान में दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं। एक बेलेबल ऑफेंस होता है जिसमें आपका राइट होता है कि आपको बेल मिलेगी, और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जिसमें अदालत की डिस्क्रेशन होती है कि उन्होंने बेल देनी है कि नहीं, और कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि अगर उस तरह की सिचुएशन हो तो अदालत को बेल देनी चाहिए। जिसमें से एक है कि अगर टेंटेटिव असेसमेंट, कि आप एक असेसमेंट करते हैं जो उस वक्त तक आपके पास एविडेंस लाया गया है उसकी असेसमेंट पे, टेंटेटिव मतलब हतमी नहीं, अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि अभी मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो फिर बेल दी जा सकती है। ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए भी बेल दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया? उन्होंने कहा कि ये जो इन पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने गवाही दी है कि हम लोग मौजूद थे, एक ने कहा कि वो भेस बदल के चले गए, दोनों ही एक्चुअली तीनों ने ये कहा कि वो भेस बदल के चले गए मुख्तलिफ पीटीआई की मीटिंग्स में, और वहां इमरान खान साहब जो हैं वो इंस्टिगेट कर रहे थे कि अगर वो अरेस्ट होते हैं तो इस तरह उनके जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको लीड करने हैं इस तरह के प्रोटेस्ट जिसमें वायलेंस होगा, और इमरान खान साहब उनको नवाजेंगे कैबिनेट की पोजीशन से जो जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के ऐसा काम किया। सो इस पे लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि प्रीमा फेशी कि उन्हें टेंटेटिवली ऐसा ही लगता है कि जो जुराइम है कि इमरान खान साहब क्रिमिनल कंस्पिरेसी में मुलविस थे, कि उन्होंने रियासत के खिलाफ जंग कर दी, वो प्रूव होता है। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मजीद स्क्रूटनी की जरूरत है, और ये जो स्क्रूटनी है ये ट्रायल लेवल पे ही हो सकती है। मुझे थोड़े से सुप्रीम कोर्ट में जो जज ऑर्डर है उसके अल्फाज कॉशियस लगे। उन्होंने कहा हम नोट करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कोई हतमी जो है राय दे दी है, लेकिन हम इसकी लीगैलिटी पे या इसकी वेरासिटी पे कमेंट नहीं करेंगे। इस फैसले में हम एविडेंस को मजीद कुछ उस पर बात नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे कि मजीद स्क्रूटनी की जरूरत है, और क्योंकि 9 मई से जुड़े इस तरह के 3 केसेस में बेल दे दी गई है तो कंसिस्टेंसी के लिए हम बेल जो है हम भी देंगे। ये 2 फाइंडिंग्स थी अदालत की। मैं फिर से कहूंगी कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला काफी प्रॉब्लमैटिक था, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे उस फैसले के खिलाफ, जो नहीं हुए। इसके अलावा तो मैं ये कहूंगी, लेकिन मेरा ख्याल फैसला एक्सपेक्टेड था लीना। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जैसा हमारा बेल का प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, जैसी हमारी बेल की पूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एक्सपेक्टेशन मेरी तो यही थी। इवन दो ये लास्ट मिनट ड्रामा आया कि बेंच में तब्दीली हुई, और पहले भी हमने देखा कि बार बार डिले हो रही थी, एडजर्नमेंट्स मिल रही थी इन प्रोसीडिंग्स में, तो इसने कुछ अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किया। लेकिन मेरिट पे मुझे भी लगता है कि यही फैसला आना था। अब जैसे भट्टी साहब ने कहा, ऐसा ही होता है, जिस पार्टी को रिलीफ मिलती है बेल की सिचुएशन में, वो मेरिट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि टेंटेटिवली ही सही, अगर अदालत ने कह दिया मजीद स्क्रूटनी की जरूरत है, इसका मतलब है अभी तक जो एविडेंस सामने आया वो नाकाफी है। जो दूसरी साइड है वो कहती है नहीं, अभी ये टेंटेटिव ही है, ये हतमी फाइंडिंग नहीं है, ट्रायल में फैसला होगा। तो हमने यही देखा है। तो मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग अगेन सियासी बयानियां भी नहीं है। मेरे लिए क्या ऑफ कंसर्न है लीना, वो ये कि सब ये कहते हैं कि 9 मई क्या नहीं हुआ। 9 मई हुआ, लेकिन 9 मई को क्या हुआ ये अभी तक हमें समझ नहीं आता। इतनी ज्यादा प्रोसीडिंग्स चली हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में भी चली हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में भी चली हैं, हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बेल की प्रोसीडिंग्स देख ली हैं, लेकिन एग्जैक्टली मामला क्या था? अब आप इन पुलिस अफसरान के जो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना, उस पर भी देखें, म्यूटिनी का जिक्र नहीं है। ये जिक्र नहीं है कि इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिलेटेड कोई साजिश कर रहे थे। साजिश जिसका जिक्र भी होता है वो ये है कि आपने सिविलियन और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस जो है उन पे हमला करना है कंसर्टेड तरह से। क्या 9 में ये था, या क्या 9 में जो हमें बताया गया कि एक म्यूटिनी की कोशिश थी, साजिश थी फौज के खिलाफ, वो थी? वो लीगल प्रोसीडिंग्स में हमें एक इनकंसिस्टेंसी नजर आती है, नैरेटिव की और कानूनी कार्रवाई जो हो रही है उसकी। तो जब कहा जाता है क्या 9 में नहीं हुआ, मेरा सवाल ये होगा कि आपका क्या 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 कहना चाहते हैं कि 9 में क्या था? क्योंकि उसी के एतबार से आपकी जो हम बात करते हैं रेप्रिकॉशंस होंगे कि किसी ने पहले नहीं किया, उस मजम्मत भी उसी तरह होगी और सजाएं भी उसी तरह प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। लेकिन बयानियां कहाँ है, और जो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें जो एविडेंस आ रहा है वो कहाँ है? ये एक बहुत ज्यादा डिस्क्रेपेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है,
जो मेरी नजर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और लीना, क्यों मैं कहूंगी कि पीटीआई के बयानिए में नॉट बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर, लेकिन ओवरऑल जो मैंने देखा है, मैंने एविडेंस देखा है, क्यों पीटीआई की समझ आती है कि वो सेलिब्रेट करें, क्योंकि सच में जो अभी तक सबूत मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सामने लाया गया है वो दिखाता है कि खास कुछ नहीं है प्रोसिक्यूशन के पास। तो ट्रायल में वो क्या मजीद दिखाएंगे जिससे वो साबित कर सकेंगे इतने संगीन नौयत के केसेस, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट इमरान खान साहब के साथ, जिसमें डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, इसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना होता है। अभी तक हम देखते हैं कि बहुत ही मतलब कि एविडेंस है जो सामने लाया गया है, आज भी अदालत में 2-3 दफा पूछा गया, बल्कि टाइम भी दिया गया स्पेशल प्रोसिक्यूटर को कि आप बताएं कि क्या सबूत क्या है आपके पास साजिश के इल्जाम के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने यही बात है। मेरे लिए यही मैं कंक्लूड इसी पे करना चाह रही हूँ कि इसलिए मुझे लगता है इस तरह के केस में अभी तक जो हमारे पास दावे बहुत थे कि क्या क्या एविडेंस है हमारे पास, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स में हम देखते हैं, एक मिलिट्री कोर्ट्स में क्या हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन जो आम अदालतों में, हमारी सिविलियन अदालतों में हुआ है, नजर आता है कि एविडेंस नहीं है। सियासी बयानिया कुछ और था, जो धमकियां दी जा रही थी, जो सॉर्ड पीटीआई के ऊपर लटकाई जा रही थी 9 मई के ऊपर, वो मुख्तलिफ है, लेकिन जो लीगल प्रोसीडिंग्स है ना वो कमजोर है। अब आप कह दें कि प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है, लेकिन मेरा ख्याल है एक बयानिए की भी इनकंसिस्टेंसी है। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आज प्रोसिक्यूटर ने बार बार ये दलाल देने की कोशिश की है कि प्लीज़ मेरिट के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा बोलने की इजाज़त दे, मैं अगर आपको बता दूं तो शायद मैं अपना मुद्दा बेहतर तरीके से समझा सकूं। क्या आप समझती हैं कि पूरी तरह से अपना मुद्दा ना समझा पाना इस स्टेज के ऊपर वो भी कहीं ना कहीं रुकावट बना, या फिर इसका इम्कान कम लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। साफ नजर आता है कि चीफ जस्टिस साहब मेरिट्स पे बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे। कुछ बात हो जाती है वैसे, टू बी ऑनेस्ट, बेल की जो अपील्स होती हैं उसमें कुछ बात, क्योंकि टेंटेटिव असेसमेंट अदालत करती है, उसमें कुछ बात हो जाती है जो आपके पास एविडेंस है उसकी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब उसके करीब भी नहीं जाना चाह रहे थे। उन्होंने, आप कह लें, जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं जिसपे बेल मिलनी चाहिए, उस पे उन्होंने बेल दी। उन्होंने कहा मजीद स्क्रूटनी की जरूरत है, लेकिन एग्जैक्टली हमें बताया नहीं क्यों। तो मैं भी कहूंगी एक सवाल है, उस पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन आ भी जाती तो अदालत अब कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करती। टेंटेटिव असेसमेंट प्रीमा फेशी अदालत जो है वो दे सकती है रिमार्क्स, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया, तो वो बहुत कॉशियसली प्ले करे। तो जैसे मैंने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे भी उन्होंने बहुत कॉशन के साथ बात की कि हम नोट करते हैं, लेकिन हम उसकी लॉफुलनेस या उसकी जो हकायक हैं लीगैलिटी के ऊपर कोई बात ही करेंगे। अच्छा शहजाद, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? खासकर अगर हम इसको सियासी अरीना में देखें, ऑब्वियसली हर पार्टी इस पे अपना अपना क्रेडिट लेगी, लेकिन अगर एक ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो क्या इससे ऐसा कोई तासुर लिया जा सकता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी रिलीफ की गुंजाइश मौजूद है? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में जूम मीटिंग का जिक्र किया, वो किसको कोट करके किया था आपने? अता तारड़ को कोट करके कहा था। हाँ, एक वीडियो पैगाम, हाँ एग्जैक्टली, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तारड़ ने। जी, मैंने भी राना सनाउल्लाह साहब से भी ये सवाल किया था पिछले हफ्ते कि आपने कहा था कि जूम मीटिंग में ये कॉन्स्पिरेसी जो है पूरी रची गई, जिसमें इमरान खान उसको लीड कर रहे थे, फिर इसमें गैर मुल्की भी मुलविस थे, और जैसे भी अलीना ने बताया कि जो रियासत का बयानिया है वो तो यही है कि म्यूटिनी थी, बगावत थी। तो ये तमाम चीजें कहाँ हैं, किस फैसले में आई है? ये कहीं पे भी नहीं है। वैसे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के अंदर है शहजाद? नहीं। अच्छा नहीं, वो इस तरह का मैं शेयर भी करती हूँ फैसला। आई थिंक फैसलाबाद वाला एटीसी का या सरगोदा वाले फैसले के, फैसलाबाद आई थिंक उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो इस तरह से। हाँ देखिए, अगर तो किसी एक में ये होता ना जूम मीटिंग का जिक्र, तो इसका मतलब सारी जजमेंट ही जो है ना क्वेश्चनेबल हो जाती, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो जो चीज हमारे पास, चाहे वो फैसलाबाद हो, सरगोदा हो, इन मुख्तलिफ ट्रायल कोर्ट्स में सामने आई है, वो यही है कि 2 मीटिंग्स थी, एक 7 तारीख को हुई थी और एक शायद उससे पहले हुई थी उसी हफ्ते में। एक रेस्ट हाउस पे हुई थी, और चक्री रेस्ट हाउस पे, और दूसरी जमान पार्क। वहां पे जो गवाह थे वो सिर्फ 3 पुलिस वाले हैं, तो कोई जूम मीटिंग नहीं होती। और अगर जूम मीटिंग हुई होती तो मेरे ख्याल से अब तक तो वो कब की लीक हो चुकी होती, या फिर एज अ एविडेंस किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की होती। तो मेरे ख्याल से एक सियासी बयानिया था कि जूम मीटिंग है, और जूम मीटिंग के जरिए ये पूरी बगावत की कोशिश की गई। मुझे नहीं लगता इसका कोई एविडेंस है, और मैं इसलिए कह रहा हूं, ना मैंने चालान में इसका कहीं जिक्र पड़ा है, ना बतौर एविडेंस देखा है, ना मैंने अब तक जो कोर्ट के फैसले हैं उनमें देखा है। तो ये सियासी बयानिया जरूर हो सकता है, और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज इसको प्ले अप ऐसे कर रही है कि इमरान खान के ऊपर बिल्कुल ही साबित हो गया है कि वो कसूरवार नहीं है,
और हुकूमत कह रही है कि नहीं आगे जाके पता चल जाएगा कि वो कितने कसूरवार है, मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से। जैसे आज जजमेंट में भी ये कहा गया है, इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि अभी जो भी मटेरियल सामने है उस पर मजीद स्क्रूटनी की जरूरत है। सो इसका मतलब ये शायद साबित हो जाए ट्रायल कोर्ट में कि वाकई कोई साजिश थी, या साबित ना हो कि साजिश बिल्कुल ही नहीं थी। और इसी बेसिस पे उन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है उसको फॉलो करते हुए उनको बेल ग्रांट किया। इनफैक्ट इस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि एजाज चौधरी के मुकाबले में इमरान खान का केस इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि एजाज चौधरी के हवाले से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है और ट्रायल शुरू हो चुका है, जबकि इमरान खान के अभी तक ये स्टेजेस कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन भी मुकम्मल नहीं हुई है और ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है, विच इज अगेन वेरी अलार्मिंग। जिसको आप कह रहे हैं कि जिसने पूरी साजिश तैयार की है, बाकी तो चले मोरे हुए ना जिन्होंने एग्जीक्यूट किया या प्लान किया, लेकिन जिसकी साजिश थी उसी की इन्वेस्टिगेशन अब तक शुरू नहीं हुई है। बाकी जो उस मीटिंग का हिस्सा थे एलिजिडली, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी सुनी, उनको 10-10 साल की सजा भी हो चुकी है। तो इमेजिन करें आगे जाके अगर ट्रायल कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं इमरान खान तो थे ही नहीं उस मीटिंग में, या इमरान खान ने तो कॉन्स्पिरेसी की कोई बात ही नहीं की, या कॉन्स्पिरेसी कोई हुई नहीं थी, तो जिन लोगों को 10-10 साल की सजा ऑलरेडी उस पर हो चुकी है उनका क्या स्टेटस होगा। सो ये मेरे लिए बड़ी एक अलार्मिंग सी बात है कि बाकियों को सजा होती जा रही है और इमरान खान के हवाले से आज जजमेंट में इस ऑर्डर में लिखा है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से अभी दोनों पार्टीज अपनी अपनी सियासत इस पर जरूर करेंगी, लेकिन अभी तक जो फैसले हैं ना उसमें इनकंसिस्टेंसीज बहुत सारी है। मैं उसकी मिसाल दे देता हूं आपको। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी के हवाले से भी पुलिस वाले कहते हैं कि ये उन मीटिंग्स का हिस्सा थे जहां इमरान खान ने कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि जमान पार्क में। ये तीनों पुलिस वालों की गवाही है, बट फवाद चौधरी और जैन कुरैशी ये साबित करने में कामयाब हो गए कि वो उन मीटिंग्स का हिस्सा ही नहीं थे। तो यानी कि क्या पुलिस वालों की जो गवाही थी वो झूठी थी, बिकॉज दे वर सेइंग दे वर देयर, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया और अदालत ने उनका मौक़िफ़ भी एक्सेप्ट कर लिया। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ये कहा गया है 2 केसेस में कि ऑल्दो वो उन मीटिंग्स का हिस्सा थे 7 तारीख को जमान पार्क में, लेकिन 9 तारीख को उनका कोई रोल नहीं था, वो कोई जलाओ गिराओ या किसी भी राइट्स में मुलविस नहीं थे, लिहाजा उनको बरी किया जाता है। लेकिन उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर लोग, उनका भी केस सिमिलर है, वो भी शायद 7 तारीख को उस मीटिंग में हो जहां पे एलिजिडली कॉन्स्पिरेसी बनी गई, लेकिन वो तो कहीं नहीं नजर आए तोड़फोड़ करते हुए, लेकिन उनको 10 साल की सजा दे दी गई। तो मेरे ख्याल से इन फैसलों में काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज हैं। जो बताया गया था कि बड़े वाज़ेह सबूत है, वो अब तक सामने नहीं आए। अच्छा, एक चीज बताइएगा, हम ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन तासुर इससे क्या मिलता है? क्योंकि बड़ी हमने देखा कि एक ड्रामा सा लगा हुआ था, कुछ हफ्ते से मनसूख होती थी ये समातें, नहीं लग रहा था केस, फिर उसके बाद फिर अभी ये मुअम्मा है कि क्यों एक जज साहब या बेंच चेंज हुआ। आपको क्या तासुर इससे मिलता है, या इस्लामाबाद में खबरें क्या हैं इससे मुतल्लिक कि क्या अब कोई रिलीफ की हवा चली है पीटीआई के लिए, या फिर अभी एक कहना कबल अज़ वक्त होगा? नहीं, रिलीफ की हवाएं तो नहीं चल रही मेरे ख्याल से। और इनफैक्ट जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने अब तक फैसले दिए हैं, मेरे लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग होगा कि इमरान खान को उन केसेस में बरियत मिल जाए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इतनी इनकंसिस्टेंसीज, लैक ऑफ एविडेंस है, इसके बावजूद सजाएं हो रही है। तो इस माहौल में तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को ट्रायल कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, आगे सुपीरियर कोर्ट से मिल जाए तो वो एक अलग बात है। जहां तक आपने बात की है जजेस की, मैंने नहीं फॉलो किया इतना ज्यादा इसको कि ये क्यों हुआ। मेरे ख्याल से किसी खत का नहीं, वो सवाल तो मैं इसलिए कर रही थी कि मैं जानना चाह रही थी कि पॉलिटिकल एरिना में क्या हो रहा है इस वक्त, क्या ऐसा कोई माहौल बन रहा है या नहीं बन रहा, जैसे पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है इस बात को? आपको नहीं लगता कि ऐसा अभी कोई रिलीफ वाला माहौल बन रहा है? रीमा कुछ ऐड करना चाहती है? बस मुख्तसरन अगर रीमा आप कर ले तो मैं ब्रेक ले लूं। मेरा जुमला रह गया रीना, मैं कह रहा था मुझे नहीं लगता रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जो अदालती बात आपने की, मेरे ख्याल से उस पर हमें एक और खत का शायद वेट करना पड़े, क्योंकि खतो किताबत जो है जजेस के दरमियान दोबारा शुरू हो गई है। कल जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये फैसला किया था कि फुल कोर्ट 26वीं तरमीम को सुनेगा, यानी कि 3 में से 2 जजेस ने फैसला किया था। शहजाद, आप निशानदेही बिल्कुल सही कर रहे हैं। as much as I want to talk about it, माजरत के साथ थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं और हमारे पास वक्त, जरा हमने जल्दी से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद इसको डिस्कस करते हैं। इमरान खान साहब को 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। हुकूमत इसको कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है कि उनकी फतह हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बेल का फैसला है, अभी फैसला तो ट्रायल कोर्ट में होगा। इसी के ऊपर हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। महमल, ये जो आज फैसला आया है इसकी अपनी अपनी तशरीहात की जा रही हैं और अपनी अपनी पार्टीज़ इसका मतलब निकाल रही हैं। आपकी राय में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतनी दूर तक चले जाना कि कहना कि 9 में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस फैसले के नतीजे में साबित हो गया, क्या ये दुरुस्त है सियासी तौर पर भी स्ट्रैटेजी?
देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि जो बेल यानी कि जो एक ये रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को, उसकी वजह से हुकूमत का जो एक उनको एक सियासी नुकसान ज़रूर हुआ है और पीटीआई को उसका सियासी फ़ायदा ज़रूर हुआ है। आप ये देखें ना कि पिछले 2 साल से जब से 9 मई हुआ है तो एक ओवरऑल पूरा फ़ोकस ही, अगर आप देखें सियासत का महवर ये था कि 9 मई हुआ है और इमरान खान साहब जो हैं वो उसके मास्टरमाइंड हैं। और ये क्यों हो रहा है, और जैसा म्यूटनी की बात हुई, बाकी सारा कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक जो हमने सबूत देखे हैं उसके अंदर कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया, ठोस सबूत जो इमरान खान साहब को डायरेक्टली लिंक कर सके। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ज़रूर होगा, उनके कुछ जो लीडर्स जो उनको छोड़ के भी चले गए उन्होंने इस तरह की बातें ज़रूर की कि जी हालात इसी तरफ जा रहे थे। कुछ उनके लीडर्स जो अभी भी पीटीआई के अंदर हैं उन्होंने कहा जी गलती हुई, नहीं होनी चाहिए थी ये चीज़ें। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो 9 मई के इंसिडेंट को इस्तेमाल किया गया एज अ सियासी टूल, यानी वो उसको पीटीआई को तोड़ना हो, पीटीआई की सियासत को नुकसान पहुंचाना हो, तो वो इस तरीके की चीज़ जो है वो हमारे सामने आई। तो ये जो छोटा सा भी रिलीफ अगर मिला है, हालांकि जाहिर बात है बेल के ऊपर यहाँ पहले भी बात हो चुकी है कि बेल एक राइट भी होता है और इस तरीके से नहीं आप उनके फ्रीडम्स को लोगों के आप रोक के रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सियासी तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो चीज़ है मेरे ख्याल में वो रिलीफ एक पीटीआई के लिए जो है वो एक बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक आप बात करिए ज़मानत, ज़ाहिरी बात है बरियत तो नहीं है लीना, इसके ऊपर तो अभी इसके अंदर भी फैसला है। फिर वैसे जो एक लाहौर हाई कोर्ट ने जो बात की थी और उन्होंने तो खैर बेसिकली ये कहा था कि इमरान खान पर आयद इल्ज़ामात से मुतल्लिक प्रोसिक्यूशन के शायद जराइम की साजिश और मुआवनत के मुतरादिफ हैं, उसके ऊपर जो है स्क्रूटनी करने का इस फैसले के अंदर कहा गया है। फिर एक प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी की भी बात की गई है। देखिए लीना, बात यह है कि जो ये ज़मानतें जब अगर रोकी जाती हैं या मुस्तरद की जाती हैं, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरीके से किया था, ये फिर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाते हैं फेयर ट्रायल के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। और यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती है, यानी कि जो वाक़यात हुए भी होते हैं या अगर कोई केस स्ट्रॉन्ग भी हो तो लेकिन उसको इस तरीके से पोलिटिसाइज़ किया जाता है कि उसके बाद उसको मुतनाज़ बना दिया जाता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और इसके बारे में हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए और हमारी अदलिया को भी सोचना चाहिए। हम मुक़्तदरा से ये सोचने की उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि वो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं सोचते। ठीक है, बहरहाल जी हमारे तज्ज़ियाकारों के आपने कमेंट्स जाने, उनकी राय जानी। इस सवाल को यहीं पर रैप अप करते हैं, आगे देखते हैं किस तरह से चीज़ें टर्न आउट करती हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर। फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर तज्ज़िया तबसरा होगा। एक छोटी सी ब्रेक, आपके सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो यूट्यूब पे सवालात भेजे तज्ज़ियाकारों के सामने रखते हैं। महमल से सवाल किया जा रहा है। महमल, ये गो के इस खबर में अभी तजाद पाया जा रहा है, लेकिन जो इत्तलात हैं ज़्यादा मुसद्दिका उनके मुताबिक इमरान खान ने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के लिए जो अपोजिशन लीडर होंगे कौमी असम्बली में, महमूद अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया जाए। क्या आपको लगता है इस नामजदगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए रीना, वैसे तो जैसे आपने कहा कि इसके अंदर काफ़ी अभी तजादात पाए जाते हैं और इसके अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शायद क्योंकि पीटीआई के जो है वो अपने लोग उनके ऊपर जिसको भी बनाएंगे अगर वो नॉमिनेट करेंगे तो 9 मई के केस होंगे और फिर इवेंचुअली वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी एक तनकीद हो रही है कि ये करके उन्होंने अपनी पार्टी के लीडरान के ऊपर जो है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि उन्होंने किया है। लेकिन इसके अंदर मेरी एक मुख्तलिफ राय है, वो ये है लीना कि देखें अचकज़ई साहब जो है वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल फिगर नहीं उनके, यानी कि जो अगर आप देखें बाकी सियासी जमातों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है, यानी कि अगर वो उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तो उनके साथ इस तरह के ताल्लुकात है कि जिनसे वो एक डायलॉग को आगे बढ़ा सकते हैं। पीटीआई बजाते खुद अगर आप देखें पीटीआई के लीडर्स इस तरह के हैं कि हमने माजी में भी देखा है कि वो जब अगर डायलॉग हुआ भी इमरान खान साहब ने उसको ख़त्म भी करा दिया, लेकिन खुद भी वो इतनी ज़्यादा तनकीद और इस तरीके की बातें उन्होंने हुकूमत के बारे में की हुई है कि शायद वो उनकी क्रेडिबिलिटी ना हो। ये इनकी एक क्रेडिबिलिटी है और इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद इमरान खान साहब इसको एक लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि वो अगर हुकूमत से कोई बैकडोर डिप्लोमेसी करनी हो उसके अंदर भी अचकज़ई साहब का एक किरदार कलीदी हो सकता है। तो आपके ख्याल में ये बेहतर मूव है, अच्छा फैसला होगा? बेसिकली अगर सियासी तौर पे देखा जाए तो ये पीटीआई के लिए अच्छा उस तरीके से नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के ऊपर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिखाया है। लेकिन अगर आप डिसाइड कर देना महमल, आपसे पूछा है कि फायदा देगा नुकसान देगा पीटीआई को।
एक पोजीशन ले लें जल्दी से। वैसे पीटीआई किसी भी डिसीजन ने फायदा दिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हालात ऐसे हैं यहाँ पर, लेकिन शायद ये लॉन्ग टर्म में कोई उनको फायदा दे, एक सियासी इस तरह से कर लेते हैं कि जी शायद कोई उम्मीद की किरण निकल आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसलिए महमल को लगता है फिल वक्त ऑब्वियसली ओनली टाइम विल टेल के फ़ायदा देता है। थैंक यू महमल। आगे बढ़ते हैं। रीमा उमर साहिबा, आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जमहूरियत के नाम पर बानी पीटीआई की हिमायत करती हैं। हिटलर भी तो आखिर जमहूरी अमल के जरिए ही मुंतखब हुआ था। जी ना, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, वो कंफ्यूज कर देते हैं एक प्रोसीजरल बात को सब्सटैंटिव बात से। पाकिस्तान का आइन कहता है पाकिस्तान एक जमहूरियत होगा, जो भी शख्स हुक्मरानी करेगा वो इलेक्ट होके आएगा। मैं तो ये नहीं कहती, ये सिस्टम मैंने नहीं बनाया, ये पाकिस्तान का आइन कहता है। तो अगर उस तौर पे हिटलर भी इलेक्ट होके आ जाता है तो एटलीस्ट प्रोसीजरली वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आएगा। क्या मुझे वो पसंद होगा? नहीं। क्या मुझे इमरान खान की गवर्नेंस पसंद थी? नहीं। क्या मुझे ये उम्मीद भी है कि इमरान खान साहब फिर अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो बहुत कमाल कर देंगे? नहीं, यही बात है। लेकिन प्रोसीजरली हमारा आइन कहता है कि आपके हुक्मरान इलेक्ट होके आने हैं। तो अगर आप उनसे ये हक छीनते हो, अगर आप लोगों से अपने नुमाइंदे चुनने का हक छीनते हो, तो उस पर मैं बात करूंगी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल है। दूसरी बात यह है कि आपका अब जो निज़ाम है, बहुत सी डिक्टेटरशिप्स भी बहुत बुरी रही हैं, बहुत सी मोनार्कीज भी बहुत मुजालिम करती हैं लोगों पे। तो आप कैसे मतलब आप किस तरह यकीनी बनाएंगे कि जो अब का सिस्टम है, मैं कहूँगी अथॉरिटेरियन सिस्टम है, जिसकी सिर्फ एक डेमोक्रेटिक फसाड है, हाइब्रिड डेमोक्रेसी भी अब नहीं है इस मुल्क में, तो ये कैसे बेहतर है? क्योंकि मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकती हूँ जिसमें इस तरह के जो सिस्टम्स हैं अथॉरिटेरियन, वो भी बहुत ज्यादतियां करते हैं। तो डेमोक्रेसी में तो फिर भी आपके कोर्ट्स होती हैं, आपकी आईनी और इदारे होते हैं जो आप पे एक चेक रख सकें, जो मुझे उम्मीद है जो भी इलेक्ट होके आएगा उस पर चेक्स रखे जाएंगे। लेकिन इस सिस्टम में जो अब है, आप किस तरह चेक्स रखेंगे? तो ना सिर्फ ये गैर आईनी है, ना सिर्फ ये गैर जमहूरी है, लेकिन ये अनअकाउंटेबल भी है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। कोई नहीं है, अदालतें भी नहीं है, मीडिया भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है जो उस पर एक चेक रख सके। सो ये मेरे मजीद सवालात होंगे उनसे जो ये तनकीद करते हैं कि आप अगर इमरान खान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होने पे बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करें, तो आप उनकी सब्सटैंटिव पॉलिसीज को भी सपोर्ट करेंगे, जो गलत तो सही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रीमा। भट्टी साहब, हो रहा है कि बड़ी बातें चल रही हैं सर, बड़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं 12 सूबों की, कि पाकिस्तान को 12 सूबों में अब बांटा जाएगा। क्या ऐसा है सर? ये वजह क्या है? ये बातें निकली कहाँ से हैं? मैडम शेख, ये हर दौर में कहीं ना कहीं से इस तरह की कोई ना कोई बात निकलती रही। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी इस पे वर्किंग भी की, पार्लियामेंट में करारदादें भी पास की, 12 सूबों की नहीं, लेकिन वो भी पंजाब को 2 सूबे बनाने के लिए सरगर्म अमल रहे और ज़्यादा सूबों की बात की। और ये पुराने दौर में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बड़ी एक तजवीज़ आई थी कि मज़ीद सूबे बनाए जाएं। और अब भी एक बार फिर इस्लामाबाद में इस तरह की बातें हैं कि नए सूबों पे काम हो रहा है, नए सूबे बनने चाहिए। क्या नए सूबे बनने चाहिए? बिल्कुल बनने चाहिए। 12 नहीं, 18 नहीं, 30 सूबे बनने चाहिए। ये जो सिर्फ पंजाब ले लें, पता नहीं 10वां या 11वां बड़ा मुल्क बनता है पंजाब, और अगर वज़ीर आला सिर्फ तहसीलों में या ज़िलों में फिरना शुरू कर दें अपने काम करने के साथ साथ, तो साल बाद पूरा सूबा वो फिर पाती हैं और दूसरी मर्तबा टर्न ही नहीं आती कि वो सारे सूबे फिर सकें। आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन मुझे बताएं कि सर ये डिबेट तो पार्लियामान में होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई आइडिया है हुक्मरानों के पास, तो वो फिर इसको ऑफिशियली पेश क्यों नहीं करते या इसके ऊपर बहस क्यों नहीं करवा रहे? ये आइडिया आया कहाँ से है? पहली बात तो ये मैडम शेख कि ये अभी कहीं से भी कोई आइडिया नहीं आया। अच्छा। ये सिविल सोसाइटी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका ना इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ है ना पार्लियामेंट से ताल्लुक़ है, वो कह रहे हैं, जो थिंक टैंक्स 4-5 बने हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स अपनी दी हैं। अच्छा। कि ज़्यादा कोर्ट्स होंगी, ज़्यादा वज़ीर आला होंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा आवाम की सुनवाई होगी, तख्त लाहौर की तरफ पड़ेगा। दूसरी बात जो अभी आपने कहा, पार्लियामेंट में इससे पहले बात हो चुकी है और हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैं कोई हतमी तौर पर मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मामला पार्लियामेंट की तरफ आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कुछ करवा भी सकते हैं अगर ऐसा वो चाहें
तो ये एक बहस है। इसको यानी ताकतवर लोग, एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, ताकतवर लोग जो दोनों हलकों में मकबूल हैं, हम कई हमारे ताजर हैं, कई हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक्स सिविल सर्विस हैं, वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये है मैडम शेख कि इस पे बहस होनी चाहिए, खुले दिल से बहस होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है पार्लियामेंट में होनी चाहिए, सूबाई असम्बलियों में होनी चाहिए, हर जमात में होनी चाहिए। और तीसरी बात है कि बड़े ज़रूरी हैं नए सूबे खुदा के लिए। ये चंद शाही खानदानों ने जो कैप्चर किया वो एलीट कैप्चर, ये टूटेगा, नई सियासत ऊपर आएगी। बहुत सारी आपकी राय भी मैंने इससे मुतल्लिक नोट कर ली सर, और आपका पॉइंट बड़ा कि डेफिनेटली अगर ऐसी कोई बात है भी तो वो सिर्फ कयास आराइयों अफवाहों तक नहीं रहनी चाहिए, उस चीज़ को प्रॉपर्ली देखना चाहिए, फिर उसके ऊपर बहस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली बहस होनी चाहिए, पार्लियामान के सामने लेकर आना चाहिए कि हो क्या रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।